हाथरस कांड की करेंगे, जिसमें सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। कल सीबीआई ने इस केस की पड़ताल शुरू कर दी थी और देखिए आज फिर सीबीआई पीड़िता के परिवार से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई दोनों परिवारों के बीच बातचीत की डिटेल भी मंगवा रही है ताकि सच की तह तक पहुंचा जा सके। इससे पहले कल सीबीआई ने पीड़िता के भाई से 4 घंटे पूछताछ की है। 3 ऐसे स्पॉट्स थे कल जहां सीबीआई पहुंची, जिसमें अंतिम संस्कार की जगह भी शामिल है, वारदात जहां पर हुई वो जगह भी शामिल है। तो इन जगहों को इन्वेस्टिगेट किया गया है। पीड़िता के दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए सीबीआई ले गई। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको काफी देर तक सीबीआई की टीम ने वहां पर रखा। क्या आपसे जानकारी हासिल की? जानकारी पूरे घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहां पर काट रही थी, आप कहां पर थे, और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पे हुआ है। ये पूरे सीन को वहां पर रिकॉर्ड करा, उसको लिखित में भी लिया है, पूरी जानकारी लेके गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर वहाँ सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपसे क्या क्या पूछा? सीबीआई वाले किस तरीके से वहाँ पर छानबीन कर रहे हैं? वो अपनी अपनी तरह से छानबीन कर रहे थे। हमसे पूछा गया था आप कहाँ पर थे, मैंने बताया मैं तो घर पे था उस टाइम जब जो हुआ है। आपकी मम्मी कितनी दूर काट रही थी, तो वो जगह भी दिखाई थी, हाँ मम्मी काट रही थी। बहन को कहाँ से घास इकट्ठा कर रही थी, किस तरह से खचेड़ के लेके गए थे, इसके बारे में मतलब पूरी जानकारी दी थी हमने। जो भी देते आ रहे हैं वही जानकारी हमने दी। काफी देर तक 2-2.25 घंटे वहाँ पर। हाँ। फिर मदर को भी बुलाया था, उनसे क्या जानकारी? उनसे भी वो अलग थी, मेरे को तो अलग कर दिया था। उनसे भी अपने जो भी बारे में उनके अलग तरीके से पूछा गया था। सीन ऑफ क्राइम जहाँ हुआ उसके बाद फिर आपको जहाँ पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहाँ पर भी ले गए थे। वहाँ पर क्या क्या पूछा गया? वहाँ पर पूछा गया कि आपका जो शमशान है ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पर करीब मार्च में मेरी दादी छोटी वाली खत्म हो गई, तो उनके कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने जो किसके कपड़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरी दादी है, छोटी वाली उनके कपड़े पड़े थे। सीबीआई आने से इंसाफ मिलेगा आपको, जो न्याय की बात कर रहे हैं? देखिए अभी तो कल आई है सीबीआई, जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है, अभी उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा। क्योंकि और भी जो जानकारी है वो अपना टोटल करेगी, जो भी घटना है तो ये फाइनली बता पाएंगे। क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा ये आपको आस लग रही है। 1 महीना लगभग हो गया है पीड़िता के साथ जिस तरीके से आरोपियों ने अंजाम दिया था। अब 1 महीने बाद आपको क्या दिख रहा है? सुरक्षा की भावना आप लोगों के अंदर है? हाँ सुरक्षा की भावना तो है। सीबीआई की टीम घर पर भी आई थी, आप लोगों से सबसे परिवार के सदस्यों से पूछताछ किया। कौन सा सामान लेकर के गई और क्या क्या पूछा था? उन्होंने यही पूछा था कि मतलब पिताजी से मेरे से पूछा गया कि आप लोग घटना हुई थी जब कहाँ पर थे। हम लोगों ने बताया कि मैं तो गाजियाबाद था, ड्यूटी में पहुंच चुका था, और पापा वहाँ पर जो स्कूल में काम कर रहे थे वहाँ पर, वो भी वहाँ पर थे। और कल जो लेकर गए हैं, चप्पल लेकर के गए हैं जो बहन थी उसकी, और कैन लेकर के गए हैं जो जिसमें बताया जा रहा था कि गंगा जल है, गंगा जल था उसमें, उसको लेकर के गए हैं। और अंतिम संस्कार किया था वहाँ से, तो रेख वगैरह लेकर गए हैं शायद, और अस्थियाँ जो भी लेकर के गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप लगातार परिवार के संपर्क में हैं, आपने खास बातचीत पीड़िता के भाई से भी की है। कहां तक उन्हें उम्मीद है इंसाफ की? क्योंकि पहले उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर आशंका जताई थी, जब ये जांच नहीं शुरू हुई थी। कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमें सीबीआई जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नेहा, लेकिन अब परिवार वाले इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच कर रही है, उनको उम्मीद है कि सच सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ आज का जो डेवलपमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है। परिवार के 3 सदस्यों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज बुलाया है, और उसके लिए बाकायदे यहां पुलिस की टीम और एक एसडीएम जो हाथरस की है वो आ चुकी है, और वो यहां पर पूछताछ कराने के लिए यहां से परिवार के 3 सदस्यों को लेकर के जाएंगे। यहां आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो लगातार यहां पर पहुंचा हुआ है। मैम, ये बताइए कि आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए परिवार के 3 सदस्यों को बुलाया है, आपको यहाँ पर भेजा गया है, किसको किसको बुलाया गया है? परिवार के तीनों मेल मेंबर्स जो हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, दोनों भाई हैं, उनको बुलाया गया है, उन्हीं को लेके जाना है। बाकी परिवार के जो सदस्य हैं, माँ और भाभी, उनको कब बुलाया जाएगा और किस तरीके से पूछताछ होगी? महिला सदस्यों को अभी नहीं बुलाया गया है, उनको पूछताछ के लिए यहीं पर घर पर ही आएंगी टीम। सीबीआई की टीम यही घर पर आएगी? हाँ जी। इनको आप कब लेकर के यहाँ से जा रही हैं?
अभी निकलते हैं बस थोड़ी देर। परिवार के 3 जो सदस्य हैं, भाई, दोनों भाई और पिता। पिता, हाँ, तीनों लोग जा रहे हैं अभी, जो मेल मेंबर्स हैं वो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सीबीआई के अधिकारियों ने आज पूछताछ के लिए जो परिवार के 3 सदस्य हैं, जिसमें पिता शामिल हैं और दोनों भाई, उनको बुलाया गया है और उनसे आज पूछताछ की जाएगी। इससे पहले आपको बता लौटेंगे आपके पास कि जितेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से आ रही है किस तरीके से जांच की दिशा को आगे अब सीबीआई लेकर जाएगी। अस्थियां हैं वो आपने विसर्जित कर दी या नहीं? जी नहीं, विसर्जित अभी नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करेंगे। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही कराया जो कुछ कराया। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं, न कोई अभी न्याय मिलो और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे। पुलिस जांच कर चुकी, एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और सीबीआई इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर हाथरस के बिटिया की हत्या का सच क्या है। सीबीआई हर उस पहलू पर नजर जमाए है जहां से उसे लीड मिल सकती है। इस कड़ी में उस थ्योरी पर भी सीबीआई की नजर है जिससे ये बात सामने आई थी कि पीड़िता के भाई के फोन नंबर से आरोपी की बातचीत हुई है। ये कॉल डिटेल्स अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के हैं। ये कॉल डिटेल्स पुलिस ने जारी की हैं। इसमें ये साफ नहीं है कि आरोपी संदीप ठाकुर से पीड़िता के परिवार के किस सदस्य ने बात की है। हालांकि पीड़िता के परिवार का कहना है कि ये सब एक षड्यंत्र है। फोन तो एक ही रहता है, फोन पापा के पास रहता है या फिर घर में दादी वादी के पास रखा रहता है। पूरा ये षड्यंत्रों से बचाया जा रहा है, हर तरीका से बचाया जा रहा है। कभी कहते हैं कि लड़की चल के गई है, माँ से मार डाली है, कभी कुछ कहते हैं रात के 9:30 बजे मार डाली। हाथरस कांड में पीड़िता के दो बयान भी हैं। 14 सितंबर को पीड़िता ने गैंगरेप की बात नहीं कही थी, जबकि 22 सितंबर के बयान में आरोपियों के नाम भी लिए और गैंगरेप की बात भी कही। किसने मारा है आपको? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से फिर अब मैं ले रही थी तो वो ले गया मुझे और गला दबा दिया। जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने जिन 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वो चारों न्यायिक हिरासत में हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। अलीगढ़ में बंद आरोपी संदीप ने तो 8 अक्टूबर को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उसने खुद को बेकसूर कहा था। आरोपियों का परिवार भी लगातार कह रहा है कि उनके बच्चे निर्दोष हैं। बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके भाई ने, उसकी माँ ने किया है, मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं। इसके अलावा 8 अक्टूबर को पुलिस की तरफ से क्राइम सीन का एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में 4 हंसिया दिख रही हैं, चप्पल और दूसरा सामान भी है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो वारदात के दिन यानी 14 सितंबर का है और वारदात के कुछ देर बाद का है। सीबीआई की नजर इस वीडियो पर भी जरूर है। अब हाथरस हत्याकांड के सच का इंतजार है ताकि इंसाफ हो सके। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। कल भी ये पूछताछ की गई। पीड़िता के बड़े भाई को कल रात 8 बजे तक जांच टीम ने अपने साथ रखा, उसके बाद घर छोड़ा। आज फिर सीबीआई की टीम परिवार को अपने साथ ले गई। अब तक की जांच पर पीड़िता के पिता का क्या कहना है, सुनिए। पीड़ित का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और 1 महीना हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के जब आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। हमारे साथ पीड़िता के भाई और पीड़िता के पिता दोनों लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज 1 महीने हुआ है, सीबीआई जांच भी इस पूरे मामले में कर रही है लगातार। आप लोगों को अब न्याय की उम्मीद पूरी? हाँ, उम्मीद तो जगी है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद तो है। पूरी जो 14 तारीख को घटना हुई थी उसके बाद से लगातार छानबीन की जा रही है। अब आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो, अब जांच चल रही है, हमें उम्मीद है कि क्या कहते हैं, हमें सच्चाई जो है हमारे सामने आएगी
और बेटी को इंसाफ मिले वो हमें ये उम्मीद है। आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि बेटी को इंसाफ मिलेगा। लगातार पुलिस भी इससे पहले जांच कर चुकी है, उसके ऊपर आरोप भी लगे कि उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की। अब जिस तरीके से एसआईटी, सीबीआई, हाई कोर्ट में भी आप लोगों को बुलाया, अब क्या लगता है आपको? हाँ, हमें अब उम्मीद जगी है कि क्या कहते हमें इंसाफ मिलेगा और क्या कहते सच्ची मतलब हमें न्याय मिलेगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा। तो हाथरस मामले में सीबीआई पूरे एक्शन के साथ जांच में जुट गई है। कल ताबड़तोड़ तहकीकात की गई, आज भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। खबर है कि आज भी पीड़ित परिवार से पूछताछ होगी। सीबीआई ने पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच मोबाइल पर बातचीत की पूरी डिटेल मांगी है। क्राइम सीन पर पड़ताल करती सीबीआई। अंतिम संस्कार वाली जगह जांच करती सीबीआई। सबूतों की कड़ियां जोड़ती सीबीआई। पीड़िता के भाई से सच जानती सीबीआई। पीड़िता की मां से सवाल जवाब करती सीबीआई। देश को दहला देने वाले हाथरस हत्याकांड में सच की तलाश आगे बढ़ रही है। सीबीआई एक्शन में है। पहला दिन लंबी पड़ताल, लंबी तफ्तीश चली। ये सिलसिला जारी रहने वाला है। जांच का पहला दिन ये बताने के लिए काफी था कि इस केस को सीबीआई कितनी शिद्दत से ले रही है। कल सुबह से रात ढलने तक सीबीआई का एक्शन लगातार जारी रहा। लंबी चौड़ी जांच टीम क्राइम लोकेशन तक गई, क्योंकि यही वो जगह है जहां जुर्म हुआ और जहां जुर्म के सबूत निशान मौजूद हो सकते हैं। सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है और वो लगातार उन तमाम जगहों की छानबीन कर रही है जिसमें अंत्येष्टि जो पीड़िता का किया गया था उस जगह पर भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद है सीबीआई के। वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि पीड़िता का शव जलाया गया था। उस समय ये बात आई थी कि कैरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया गया था पीड़िता के शव को जलाने के लिए। इसमें जो पुलिस और प्रशासन के जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत ही सवाल उनके ऊपर उठ रहे थे। पहले दिन की जांच से साफ हो गया कि सीबीआई पीड़ित परिवार से वारदात की पूरी तफसील हासिल करने में लगी है। पीड़िता के बड़े भाई को क्राइम सीन पर लाकर जांच टीम वारदात की मुकम्मल तस्वीर तय करने में लगी है। बड़ा भाई ही वो जरिया है जो वारदात के दिन लगातार पीड़िता के साथ मौजूद था। जो पीड़िता का भाई है उनको पूछताछ के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। पीड़िता के बड़े भाई हैं, इनको यहाँ से सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ले जा रही है। इस वक्त सीबीआई की गाड़ी में इनको इस वक्त बैठाया गया है और सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर में कुछ देर तक रुकी और यहाँ से रुकने के बाद अब सीबीआई की टीम निकल रही है घर से। आप देखिए कि पूरा सीबीआई का जो पूरा काफिला है यहाँ से अब निकल रहा है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ देर तक यहाँ पर पूछताछ की परिवार वालों से सारी जानकारी ली और उसके बाद यहाँ आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीबीआई पीड़िता के जो सबसे बड़े भाई हैं उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी इस वक्त खबर है कि पीड़िता के भाई को ले जाया जा रहा है। इस वक्त सीबीआई यहाँ से लेकर के जा रही है। सीबीआई की टीम पहले दिन क्राइम सीन के साथ साथ उस लोकेशन पर भी गई जहां आधी रात को पीड़िता का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता के भाई से शाम तक पूछताछ होती रही तो पीड़िता की मां को भी अस्पताल से वारदात वाली जगह बुलाकर सच जानने की कोशिश हुई। अच्छा, सिर्फ इतना? सत्येंद्र से क्या पूछी सीबीआई ने? उनसे तो पता नहीं मेरे को, वो तो उनके साथ ही थे सारा। अच्छा, आपकी भाभी से? हट जा बेटा। भाभी से कुछ नहीं पूछा। ये तो जांच का पहला दिन था, लेकिन सीबीआई को अभी लंबा रास्ता तय करना है। इस केस में इतनी पेचीदगियां हैं कि पड़ताल की राह आसान नहीं रहने वाली है। हाथरस से राजेश सिंगल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जितेंद्र बहादुर सिंह मौजूद हैं हाथरस से हमारे साथ। जितेंद्र, ये बताइए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन आप किस दिशा में आगे बढ़ते देख रहे हैं? कल जो पूछताछ हुई परिवार से, क्योंकि खबरें आ रही हैं मोबाइल कॉल के जो डिटेल्स हैं वो भी सीबीआई लेगी। पुलिस प्रशासन इससे पहले परिवार पर यह आरोप लगा चुका है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स अलग अलग स्तर पर बदले हैं।
परिवार से लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है सीबीआई की? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर जो पूछताछ के लिए सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, और इसके अलावा बता दें कि सीबीआई ने आज परिवार के 3 सदस्यों को यहाँ से पूछताछ के लिए लेकर के जा रही है। सीबीआई ने इससे पहले भी परिवार में जो पीड़िता के भाई हैं उनसे पूछताछ कर चुकी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पीड़िता के जो पिता हैं और दोनों भाई, उनको पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। सीबीआई की टीम यहाँ से लेकर के जा रही है। जानकारी ये है कि परिवार के जो 3 सदस्य हैं इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने, और इसके बाद यहां से इनको उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस इस वक्त बनाया हुआ है। यहाँ इलाके की जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंची थी और परिवार के सदस्यों को लेकर के इस वक्त यहाँ से जाया जा रहा है। अब गाड़ी में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो परिवार के तीनों सदस्य हैं इनसे पूछताछ के लिए आज सीबीआई की टीम इनको बुलाया है और इनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले मीनाक्षी आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने कल 11:30 बजे के आसपास सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने पूरा सीन ऑफ क्राइम की जगह पर सारी जानकारियां हासिल की थी, जिसमें फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ उस जगह पर सीबीआई के सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। तो आज सीबीआई उन तमाम पहलुओं की छानबीन करना चाहती है जिसमें यह जानना चाहती है कि 14 तारीख को आखिर जो घटना हुई थी उस दिन उस जगह पर कौन कौन से लोग मौजूद थे, और यही वजह है कि परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनको लेकर के सीबीआई की टीम यहां से जा रही है। इनसे पूछताछ आज की जाएगी, विस्तृत जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इससे पहले सीबीआई की टीम ने जो पीड़िता के बड़े भाई हैं उनसे कई घंटे तक कल भी शाम को पूछताछ किया था, करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके साथ ही उस जगह पर सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर भी जो पीड़िता के बड़े भाई हैं उनको लेकर के गई थी, जहां पर शव जलाया गया था। उस जगह पर भी पीड़िता के बड़े भाई को लेकर के सीबीआई की टीम गई थी और घर पर भी सीबीआई की टीम आई थी, जहां से उन्होंने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ किया था। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो सीबीआई का पूरा जो टीम है वो लेकर के यहाँ से जा रही है और फिर की जाएगी, जिसमें ये पता चल सकेगा कि आखिर जो पीड़िता है उसको किस तरीके से, जो आरोपियों ने उनको किस तरीके से मारने की कोशिश की, और इस तमाम चीजों को लेकर के लगातार छानबीन इस वक्त की जा रही। तो ये पूरा काफिला जो है यहाँ से निकल चुका है और आज भी पूछताछ की जाएगी। कल कई घंटे तक पीड़िता के बड़े भाई से पूछताछ की गई थी। आज हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि कई सामान घर से लेकर के सीबीआई की टीम गई थी, जिसमें पीड़िता की चप्पल भी मौजूद थी। इसके अलावा वो केन लेकर के गई थी जहां पीड़िता के शव को जलाया गया था और उस वक्त पुलिस प्रशासन की लापरवाही उसमें दिखाई पड़ी थी। उस केन में क्या था, इन तमाम चीजों की भी छानबीन सीबीआई की टीम कर रही है और घर से वो सामान जब्त करके लेकर के गई है। उसके बाद परिवार के जो सबसे बड़े भाई हैं उनको पूछताछ के लिए भी सीबीआई ने बुलाया था और वहां पर उनसे करीब 4 घंटे पूछताछ हुई थी। तो ये तमाम सिलसिला आज चला है और सीबीआई आज फिर एक बार परिवार के 3 सदस्यों से पूछताछ करने के लिए उनको ले गई है। जानकारी ये भी मिली है कि सीबीआई की टीम जो महिला सदस्य हैं उनसे घर में ही आकर के पूछताछ करेगी, जिससे कि उनको किसी भी तरीके की परेशानी न हो। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का जितेंद्र आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। एसआईटी की डेडलाइन 16 तारीख को शायद खत्म हो रही है। ये बताइए कि उस इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है और सामंजस्य कैसे बिठा रही है दोनों एजेंसीज? देखिए मीनाक्षी, सीबीआई की जांच करने का अपना अलग तरीका है। सीबीआई जैसे ही यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंची थी, सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर पहुंची थी, उस जगह पर आकर के सीबीआई ने सबसे पहले अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए सारे वो सैंपल लिए कि आखिर उस दिन घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था उसमें किस तरीके से लोग वहां पर शामिल थे। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी सीबीआई की टीम ने पूरी जगह पर कराई है। जहां पर अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर भी वीडियोग्राफी कराई गई और भाई जो पीड़िता के बड़े भाई हैं उनसे पूछताछ की है। जानकारी यह है कि एसआईटी जो टीम है जिसने 40 लोगों को, गांव के 40 लोगों की लिस्ट बनाई थी और उनसे पूछताछ की थी, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र, तमाम अपडेट्स आप सीबीआई जांच को लेकर दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई हाथरस कांड का गैंगरेप और हत्या के एंगल से जांच कर रही ईडी भी एक तरफ है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की टीम है। हाथरस की आड़ में दंगा करवाने की साजिश की पड़ताल भी ईडी को ही करनी है। यूपी पुलिस ने विदेशी फंडिंग से हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पीएफआई के 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था। ईडी उन चारों से आज मथुरा जेल जाकर पूछताछ करेगी।
हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश थी। विदेशी फंडिंग से खून खराबे का प्लान था। पीएफआई की दंगे वाली साजिश का सच क्या है? एक जघन्य वारदात और उस अपराध की आग में दंगा फैलाने की साजिश का आरोप। ये वो 4 चेहरे हैं जिन्हें यूपी पुलिस ने हिंसा भड़काने का षड्यंत्र करने के आरोप में दबोचा था। इंतजार था इनसे पूछताछ की इजाजत मिल जाए और सच सामने आ जाए। अब वो मौका आ गया है। मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीएफआई के 4 एजेंटों से पूछताछ की मंजूरी दे दी है। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों से मथुरा जेल में ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने अदालत में खुलासा किया है कि गिरफ्तार आरोपी मसूद को पीएफआई के अकाउंट से विशेष उद्देश्य के लिए पैसे मिले थे। ईडी मसूद से पूछताछ करेगी कि क्या विशेष उद्देश्य हाथरस में हिंसा फैलाना तो नहीं था। खबर है कि प्रवर्तन निर्देशालय की टीम चारों से सवाल जवाब के लिए मथुरा जेल जाएगी। पीएफआई के चारों सदस्य अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से पूछताछ के लिए ईडी ने जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट से इजाजत मांगी थी उसमें कहा गया था कि चारों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 2018 में भी दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मसूद अहमद पीएफआई का कार्यकर्ता है। उसने पीएफआई के बैंक खातों से किसी खास मकसद से रकम हासिल की है। वहीं मसूद पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में भी रहा है। दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की भूमिका शक के घेरे में आई थी। ईडी ने इन चारों से पूछताछ के लिए सवालों की फेहरिस्त तैयार कर ली है। हाथरस से लेकर दिल्ली दंगे तक चारों का सख्त सवालों से सामना किया जाएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चारों से पूछा जाएगा पीएफआई को किस मकसद से पैसे मिले, इलियास से क्या बात होती थी, इलियास के दंगा कनेक्शन के बारे में क्या पता है, दिल्ली दंगे में कोई भूमिका थी, हाथरस किस लिए जा रहे थे। कि मसूद दिल्ली में बैठे पीएफआई के सदस्य मोहम्मद इलियास से लगातार कांटेक्ट में था। मोहम्मद इलियास दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हो चुका है, फिलहाल जमानत पर है। मसूद से ईडी पूछताछ करेगी कि कहीं मोहम्मद इलियास के कहने पर ही अपने साथियों के साथ वो हाथरस तो नहीं जा रहा था। जांच एजेंसियों ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि पीएफआई को कितनी रकम मिली है, लेकिन इतना तो तय है कि ये छोटी मोटी रकम नहीं और ना ही छोटी साजिश है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, कब तक होगी पूछताछ, क्या जानकारी मिल रही है? अस्पताल में जाएगी। जी देखिए, अभी जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक ईडी की टीम 5 सदस्यीय टीम मथुरा जेल पहुंच चुकी है और पूछताछ शुरू कर चुकी है। जो दिल्ली से टीम गई है ईडी की, इसके अलावा कुछ लखनऊ से भी टीम आई है, लेकिन मथुरा जेल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम, भारी भरकम टीम पहुंची है, जिसमें कई बड़े अधिकारी हैं और अब मसूद से वहां पर पूछताछ हो रही है। दरअसल 4 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को मथुरा से गिरफ्तार कर यूपी पुलिस ने दावा किया था कि हाथरस में हिंसा की साजिश थी। उसके बाद से ही जो फंडिंग है उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। मथुरा के जेल में जहां पर पीएफआई के चारों सदस्य है वहां पर ईडी की टीम पहुंच गई है, पूछताछ शुरू हो रही है। सबसे जो पहले पूछताछ हो रही है वो हो रही है अरविंद, नजर बनाए रखिए ईडी की अहम पूछताछ। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे आज ईडी कोर्ट की परमिशन के बाद पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने हाथरस कांड की जांच शुरू कर दी है, लेकिन हाथरस की पीड़िता के परिवार ने एक सौगंध ये खाई है कि जब तक उनकी बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में भी पेशी के दौरान पीड़ित परिवार ने केस को यूपी से ट्रांसफर करने की मांग की। हाथरस की निर्भया के लिए उसका परिवार लड़ रहा है, भिड़ रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पहले एसआईटी आई, अब सीबीआई आई है। हाईकोर्ट में पीड़िता के परिवार ने इंसाफ की दरकार लगाई है, लेकिन हाथरस की निर्भया के परिवार ने एक सौगंध भी खाई है। जी हाँ, सौगंध इंसाफ की, सौगंध न्याय की, सौगंध बिटिया की अस्थियों को विसर्जित न करने की। जी हाँ,
हाथरस की निर्भया का परिवार कह रहा है, जब तक उनकी बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता वो अपनी बिटिया की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। अस्थियों का विसर्जन करेंगे? अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा वो उसके बाद में देखेंगे। मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थियों को विसर्जन नहीं करेंगे। अस्थियां हैं वो आपने विसर्जित कर दी या नहीं? जी नहीं, विसर्जित अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करिए, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी मनीषा की अस्थियां हैं, तब तक हम नहीं करेंगे। हाथरस कांड में पीड़िता की चिता की आग तो कब की ठंडी हो चुकी है, लेकिन परिवार के सीने में इंसाफ की आग आज भी धधक रही है। उन्होंने भी यही बोला कि ये जो भी ये अधिकार आपको किसने दिया? जी हाँ, हाथरस की निर्भया का परिवार दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। जब तक क्या चाहते हैं उनमें? न्याय में हम लोग फांसी चाहते हैं, लोगों का जो भी कुछ करा है फांसी चाहिए हमें तो। हाथरस कांड में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने जहां एक तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के अंतिम संस्कार के मुद्दे पर यूपी पुलिस के सीनियर अफसरों से कई सख्त सवाल भी किए। अंतिम संस्कार को लेकर कोर्ट ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो बिना चेहरा देखे उनका अंतिम संस्कार होने देते। अदालत ने हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार समेत कई अफसरों को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बिना परिवार की सहमति के अंतिम संस्कार करने के मुद्दे को लेकर डीएम को फटकार लगाई। जज ने डीएम से ये भी कहा कि जिस अंतिम संस्कार में गंगा जल का इस्तेमाल होता है, उसमें आपने केरोसिन तेल का इस्तेमाल कर शव को जला दिया। राज कह रहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहाँ पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके हैं, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। सूत्रों की माने तो अदालत में यूपी के एडीजी समेत तमाम अफसर कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे सके। अधिकारियों से सवाल जवाब के अलावा हाईकोर्ट ने पीड़िता के परिवार से भी बात की। जी हाँ, उन्होंने पूछा था डीएम साहब से कि आपने जो क्रिमिनेशन जो किया गया है कि इनकी पीड़िता परिवार की इजाजत से किया गया, तो बोल रहे थे कि हाँ हमने तो इजाजत पूछ ली थी। वो भी वहाँ पर झूठ बोल रहे थे बहुत ज्यादा। वो आपसी में मतलब इंग्लिश में बात कर रहे थे, हमें तो उस चीज की जानकारी। आपके सामने किसी अफसर को फटकार भी लगी, चाहे डीएम हो? हाँ, डीएम साहब थे। कोई बताया कि मतलब पूछ रहे थे कि आपसे पूछा था हॉस्पिटल में आपको डेड बॉडी मिली थी। हमने बोला हमें तो मिली नहीं, हमें तो बताया भी नहीं, गुमराह कर दिया हम लोगों को। तो क्या अदालत ने सिर्फ ये जानना चाहा कि अंतिम संस्कार आप लोगों की मर्जी से क्यों नहीं हुआ, या और भी कुछ जानना चाहा अदालत? यही पूछा था उन्होंने कि आपकी मर्जी से हुआ या इन्होंने जबरदस्ती करा। तो हमसे गैंगरेप के बारे में भी कुछ सवाल पूछा गया? सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए 3 तरह की मांग की। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले को यूपी के बाहर के किसी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दे।